हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी का पेपर वन यानी एएफएम का यूनिट 22 का सेकेंड एंड फाइनल पार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ गो थ्रू अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आरबीआई एक्ट 1934 हमने पार्ट वन में देख लिया था। अब हम बैंक बीआर एक्ट 1949 डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो बीआर एक्ट 1949 है उसके पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था, उसमें स्पेशल प्रोविजंस थे रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनी जो कि इनएडुकेट थे यानी कि सफिशिएंट नहीं थे। तो आगे चल के उनमें और चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी गई रिलेटेड टू लीगलाइजेशन एवरीथिंग, जो कि एक्ट पास हुआ 1949 में। उसका नाम क्या रखा गया? बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ठीक है। इस एक्ट को बाद में रीनेम किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नाम से। ठीक है, जो कि आज तक कई बार अमेंड हो चुका है। ओरिजिनली जो एक्ट था उसमें 56 सेक्शंस थे, 5 पार्ट्स थे एंड 5 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो 50 सेक्शंस जो थे, 56 सेक्शन 56, वो 5 पार्ट और 5 शेड्यूल के अंतर्गत थे। जो शेड्यूल जो इसका मेन एक्ट के सेलियंट फीचर्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। एक तो ये बैंकिंग की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बताता है, नॉन बैंकिंग कंपनीज पे क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं कि वो डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड वगैरह से रिलेटेड वो सब चीज़ें बताता है। ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या प्रोहिबिशन है वो बताता है। मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स कितना प्रिस्क्राइब है वो बताता है। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो लाइसेंसिंग का बैंक्स के, उसके विषय में डिस्कशन करता है। ये सब बी आर एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो बुक्स और अकाउंट्स हैं बैंक्स के उनको रिजर्व बैंक कैसे इंस्पेक्ट करेगा वो सारे प्रोविजंस। जो लिक्विडेशन, कोई भी बैंकिंग अगर बैंक जो है लिक्विडेट होगा तो उसमें क्या प्रोविजंस होंगे वो। और साथ ही आरबीआई की पावर्स को और वाइडन अप करता है। तो पार्ट वन में हम सेक्शन 1 से लेकर 5 तक की बात करते हैं, जो कि ये कब इन्फोर्स हुआ था? 16 मार्च 1949 को। ठीक है। जो एक्ट है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर भी अप्लाई होता है, बट किन पर नहीं होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पर नहीं होता है। कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक पर अप्लाई नहीं होता है। इसमें डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग दी गई है सेक्शन 5B में। तो बैंकिंग का मतलब होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पब्लिक से, और पब्लिक को ही बाद में लेंडिंग या लोन देना, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या डिमांड पे जब वो मांगे तब उनको विड्रॉ कर सकें चेक या आदि के माध्यम से, वो होता है बैंकिंग। ये सेक्शन 5B में कहा गया है। पार्ट टू जो है वो सेक्शन 6 से लेकर 36AJ तक डिस्कस करता है। इसमें बिजनेस ऑफ बैंक डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 6 प्रोवाइड करता है पूरी लिस्ट कि बैंकिंग कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या बिजनेस कर सकती है। बोरोइंग, लेंडिंग या एडवांस यानी लोन देना, साथ ही साथ लेटर ऑफ क्रेडिट या ट्रैवलर्स चेक, करेंसी नोट्स, ये सब चीज़ें इशू करना, ग्रांट करना। जो फॉरेक्स है यानी फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना, फॉरेन बैंक नोट्स को खरीदना बेचना, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट प्रोवाइड कर सकती है। ये सब बैंकिंग के बिजनेस हैं। ठीक है, ये बताया गया है सेक्शन 6 से लेकर 36AJ के बीच में। ये सेक्शन 6 का बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही एज ए गवर्नमेंट एजेंट एक्ट करते हैं, लोकल अथॉरिटी के एजेंट के रूप में एक्ट करते हैं, और चाहे तो कोई एजेंसी या बिजनेस के रूप में भी एक्ट कर सकते हैं उसके एजेंट के रूप में। ये क्या करते हैं? अक्वायर होल्ड एंड डील विद एनी प्रॉपर्टी आई राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी विच मे फॉर्म द सिक्योरिटी फॉर लोन। ठीक है, ये कोई भी प्रॉपर्टी या जो पे राइट ले सकते हैं उसको होल्ड कर सकते हैं अपने पास, बस उसमें इनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर होता भी तो 5 साल का लॉ होता है, ये भी है, ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन ऐसा होता है। साथ ये ट्रस्ट को एग्जीक्यूट अंडरटेक कर सकते हैं। ये इसके साथ में ही ये जो भी कोई बिल्डिंग है वो एक्वायर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओन पर्पस लिखा है ना, पर्पस ओन पर लैंडिंग पर्पस, सॉरी रेंट पर्पस से नहीं। ऐसा नहीं है कि देखिए, ये आप समझ लीजिए आरबीआई और बैंकिंग एक्ट में एक खास बात है, कोई भी बैंक कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट नहीं कर सकता है। अपने पर्पस के लिए आप खरीद सकते हैं लेकिन रेंट आउट के लिए वो बिजनेस उनको अलाउ नहीं है। ठीक है। सेक्शन 7 में बात करी गई है कि हर जो बैंकिंग कंपनी है वो जो बैंक शब्द का इस्तेमाल कर सकती है, बैंकर है बैंकिंग या बैंकिंग शब्द, ये सब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी इस्तेमाल कर सकती है और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या क्या प्रोहिबिटेड सेक्शन फंक्शन ये देख लीजिए, सेक्शन 8 और 9 में बताया गया कि क्या क्या ऐसे काम है जो ये बैंक को अलाउ नहीं है। पहली बात ये कही कि कोई भी बैंकिंग कंपनी यानी कोई भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी वगैरह जो है, वो बार्टरिंग ऑफ गुड्स या ट्रेड में डील नहीं करेंगे। ठीक है, यानी वस्तु विनिमय, चीज़ों को खरीदने बेचने में डील नहीं करेंगे। जो बैंकिंग कंपनी है वो किसी और के बिहाफ पर भी नहीं करेगा ये चीज़, बार्टर सिस्टम। जो बैंकिंग कंपनी है वो देखिए अब आगे भी बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते। आप वैसे एक्वायर कर सकते हो, सर्वेसी में आपको मिल गई अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप रेंट पर्पज से खरीद के नहीं सकते और रख भी सकते हो 7 साल से ज़्यादा नहीं। यही रीज़न है कि बैंक्स जो है रेंट पे ले तो लेता है लेकिन रेंट पे देता नहीं है चीज़ों को। ये उनको प्रोहिबिटेड है सेक्शन 7 BR एक्ट 1949 में।
सेक्शन 16 जो है वो प्रोहिबिट करता है किस बात के लिए, कि जो भी डायरेक्टर होंगे बैंकिंग कंपनीज के, उनको डायरेक्ट जो है वो मतलब दो बैंक के सेम डायरेक्टर नहीं हो सकते, ये बताया गया। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व के बारे में आगे बताया गया है। सेक्शन 11 बात करता है कि जो बैंकिंग कंपनी है उसका एग्रीगेट जो पेड अप कैपिटल होगा, रिजर्व होगा, वो 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए अगर बैंक 16 सितंबर 1962 से पहले बना है तो। ये पेड अप कैपिटल की बात हो रही है, जैसे कि आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना, 5 करोड़। सेक्शन 18 बताता है जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं 2012 से उन सबको साथ में लेते हुए कि कोई भी बैंकिंग कंपनी होगी तो उसको, अगर वो शेड्यूल बैंक नहीं है, ठीक है, तो उसको अपना CRR मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व, और वो हमने बताया, जैसे हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था सेक्शन 42, उसी तरह से इसमें बताया गया है। ठीक है, और वो जो परसेंटेज होगा वो डिमांड टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित परसेंटेज होगा, जो हर एक फोर्टनाइट पे लास्ट फ्राइडे पे डिस्कस, मतलब समझ लीजिए स्पोर्ट में 15 दिन बाद जो भी फ्राइडे पड़ेगा उसमें डिस्कस, उसके हिसाब से ये नाम रहता है, कितना परसेंटेज रहेगा वो रहता है। लोन से एडवांसेस संबंधित जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सेक्शन 20 में डिस्कस किए गए हैं कि ये जो लोन कैसे कैसे लोन जो हैं जो ये नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी शेयर्स, अपने शेयर्स को खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का ऐसा लोन ही नहीं दे सकते हैं जो अपने डायरेक्टर्स को उनके दे रहे हो, मतलब बैंक के डायरेक्टरों को लोन नहीं दे सकते हैं, स्वयं के बैंक को। साथ ही साथ ये उन जिन डायरेक्टर्स का या किसी और कंपनी या किसी और बैंक के, अगर उनका इंटरेस्ट इनके बैंक में है, मतलब इस बैंक में वो भी कोई अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो भी वो उनको नहीं दे सकते, उसके एम्प्लॉय को, गारंटर को भी नहीं दे सकते हैं। ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं और इसके सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर होगा और बैंक का इंटरेस्ट होगा, एमडी हो चाहे एजीएम हो चाहे कोई भी हो, उसको ये लोन नहीं दे सकते। ठीक है, अब जो डायरेक्टर का पार्टनर या गारंटर होगा वो भी नहीं होंगे, हम उनको भी नहीं दे सकते हैं। लाइसेंसिंग की बात करेंगे सेक्शन 22 में। अकॉर्डिंग सेक्शन 22, अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस। तो लाइसेंस उनको लेना कंपलसरी है। सेक्शन 22 में कहा गया कि लाइसेंस नहीं होगा तो बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकते। द अफेयर्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी आर नॉट बीइंग और लाइकली टू बी कंडक्टेड इन अ मैनर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर। किसी भी हाल में वो जो भी बिजनेस करें उसमें जो प्रेजेंट डिपॉजिटर है या जो फ्यूचर में जो उनके यहाँ पैसा जमा करने वाले, उनके इंटरेस्ट लूज नहीं होने चाहिए। The proposed management of the company will not be prejudicial to the public interest or the interest of the depositor. जो भी मैनेजमेंट होगा बैंकिंग कंपनी का, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ना तो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ और ना ही डिपॉजिटर के साथ। ठीक है, किसी तरह उनका कोई हित नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। ये सब सेक्शन 22 में बताया गया है। इसके साथ में आगे कहा गया है जो आरबीआई है वो बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकता है किस सर्कमस्टांसेस में, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग बिजनेस बंद कर देती है इंडिया में तो, या फिर अगर कोई बैंक है जो आरबीआई के द्वारा दिए गए नियम और शर्तों को मान नहीं पाता या एक्ट का उल्लंघन करता है तो। हालांकि जो भी जिस बैंक का भी लाइसेंस रद्द किया जाएगा वो अपील कर सकता है बैंक का सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अगेंस्ट द आरबीआई, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। जो नई ब्रांचेस या हो या फिर जहाँ भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच की लोकेशन चेंज करने के लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि प्रायर परमिशन लेनी होगी आरबीआई से, अगर किसी कंपनी को अपनी, किसी बैंकिंग कंपनी को या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी नई ब्रांच खोलनी है या अपनी लोकेशन चेंज करनी है। आपकी ए लोकेशन पर आपका था, आपको थोड़ा शिफ्ट होकर कहीं वहाँ से लोकेशन चेंज करनी है तो उसे पहले से परमिशन लेनी होगी आरबीआई से। हालांकि जो टेम्परेरी ब्रांच है वो खोली जा सकती है कब तक के लिए, 1 महीने के लिए। ये बेसिकली एक कैंप समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए कोई क्षेत्र आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेना है तो आपने वहाँ टेम्परेरी ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। देखिए नीचे एग्जाम्पल भी दे, कोई एक्सीबिशन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मेला है, वहाँ आप लोग को अगर करना है, जैसे भी डिफेंस एक्सपो वगैरह होते हैं, आपको वहाँ 1 महीने के लिए ब्रांच आप खोल दीजिए, तो वो अलाउ है, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। एसएलआर जो है वो किसके, सेक्शन 24 के। देखिए 24 और 42 याद कर लीजिए। हमने आरबीआई एक्ट 1934 में पढ़ा था सेक्शन 42 जो कि सीआरआर एक्ट की सीआरआर के बारे में बात करता था। 42 का उल्टा करेंगे 24, तो बीआर एक्ट 1949 में सेक्शन 24 जो है वो एसएलआर की बात करता है, ये याद करने के लिए। सीआरआर सिर्फ और सिर्फ कैश की बात होती है, एसएलआर में कैश, गोल्ड या जो भी आपकी अनएनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज़ हैं वो, अनएनकम्बर्ड मतलब कि कहीं बंधक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बंधक मुक्त जो होंगी सिक्योरिटीज़ वो भी इसमें लग सकती हैं सीआरआर के लिए, एसएलआर के लिए सॉरी। जो रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट है उसके बारे में सेक्शन 26 में चर्चा करी गई है कि जो भी विद इन 30 डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ एवरी कैलेंडर सबमिट रिटर्न टू द आरबीआई फॉर ऑल अकाउंट्स विच हैव नॉट बीन ऑपरेटेड अपॉन 10 ईयर्स। अगर 10 साल तक कोई ऐसा अकाउंट है इसमें लेन देन नहीं किया गया है तो उसका स्टेटमेंट 10 साल पूरे होने पर 30 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर आरबीआई को देना होता है, ये बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट द सेट टर्म ऑफ 10 ईयर्स शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी रिटर्न।
जो 10 साल का टाइम दिया गया है उसमें कहा गया टर्म डिपॉजिट के लिए वो समय कब से शुरू होगा, 10 साल पूरे होने बाद, ठीक है। मतलब ऐसे आज अगर उसका खत्म हो तो प्लस 10 ईयर्स, ये नहीं है कि आज ही खत्म हो और आपने मान लिया कि 10 साल से टर्म डिपॉजिट था तो उसने पूछा नहीं। भाई जब से टर्म डिपॉजिट मैच्योर हुआ तब से टाइम शुरू होगा, ये बताया गया है। In terms of section 26A, the RBI shall establish a fund to be called DEAF यानी डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये आप लोगों को पता है DEAF एंड अभी ऐसा ही एक फंड शुरू किया गया है सेबी द्वारा भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें मनी मार्केट की बात करिए कि अगर शेयर्स नहीं क्लेम किए जाएंगे तो वो भी DEF की तरह एक फंड बनाया गया है। आई कांट रिकलेक्ट द नेम, वो भी शायद वो है हाँ IEF करके, इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस करके है, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो सेक्शन 26A में 10 साल वाला DEF के बारे में बात की। ये आप लोग बैंक में काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि DEF क्या होता है, उसका क्या स्टेटमेंट आप लोग भेजते भी होंगे। इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 35 में बताया गया है कि जो भी बैंक है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द RBI ऑन इट्स ओन और ऑन बीइंग एक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉज एन इंस्पेक्शन ऑफ बैंक कंपनी। तो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन कर सकता है, RBI भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। पावर ऑफ RBI टू गिव डायरेक्शंस, सेक्शन 35A में ये भी कहा गया है कि वेयर द RBI सेटिस्फाइड दैट पब्लिक, अगर कोई बैंकिंग पॉलिसी है उससे अगर RBI सेटिस्फाइड है तो ठीक है, लेकिन अगर बैंक RBI को लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है और पब्लिक के हितों को साधने के लिए या फिर उनके अगेंस्ट अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए पावर किसके पास है, RBI के पास। कैसे, सेक्शन 35A। ये पावर कौन देता है, BR एक्ट 1949 देता है, ठीक है। RBI पास पावर है लेकिन दे कौन दे रहा है, BR एक्ट 1949 सेक्शन 35A। तो सेक्शन 35AA और AB क्या करते हैं, ये BR एक्ट में बाद में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि RBI को ये पावर देते हैं कि वो डायरेक्शन दे सकता है बैंक को कंसीडरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेस कॉर्पोरेट। कोई ऐसी कंपनी या कॉर्पोरेट है जिसके लिए इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर करना है तो उसके लिए पावर 35AA और AB में दी गई है, किसके अंतर्गत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के द्वारा, ठीक है। ये RBI को ये भी पावर देते हैं। सप्रेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक्स इन सर्टेन केसेस, 35A बात करता है कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सप्रेस किया जाएगा, ठीक है, अगर उनको सप्रेस करने की आवश्यकता पड़ती है तो RBI जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर सकता है, बैंकिंग कंपनी कोई भी होगी तब तक कब तक के लिए, 6 महीने से ज़्यादा के लिए, ठीक है। ये जो सप्रेशन है ये मैक्सिमम 12 महीने तक खिंचा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑन डायरेक्टिंग सप्रेशन, ऑन डायरेक्टिंग सुपरसेशन एज अबव द RBI may appoint an administrator who has experience in law, banking, finance, ठीक है। अगर ये सुपर सेशन का काम आता है 12 महीने का जो बताया गया है तो उसमें RBI को एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, इसके प्रशासक, ठीक है। सेक्शन 45Y से लेके 45ZF तक जो है उसमें नॉमिनेशन की बात करी गई है। आप लोग को पता होगा आपने नॉमिनेशन जो होता है 45ZA, ZC और ZE के तीनों के अंतर्गत आएगा। ये सबका अलग अलग बताएगा, डिपॉजिट अकाउंट का, सेफ्टी कस्टडी अकाउंट और सेफ डिपॉजिट का, ठीक है। सेक्शन और तीनों सेक्शन अलग अलग हैं। तो सेक्शन 45ZA में क्या होता है, अगर जो सोल डिपॉजिटर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो अमाउंट होगा जो भी डिपॉजिट का वो सेक्शन 45ZA के अंतर्गत उसमें आएगा, वो पूरा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और डिपॉजिटर की लायबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसने भी जो भी नॉमिनी है। सेक्शन 45ZC बात करता है कि अगर सेफ कस्टडी में हम बात कर रहे हैं, हम जैसे कि वॉल्ट वगैरह है, अगर बैंक के पास सेफ कस्टडी में कुछ आर्टिकल रखा है, अगर उसके जिसने भी रखा उसकी डेथ हो जाती है तो सेक्शन 5ZC के अंतर्गत वो रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, किसको, जो भी नॉमिनी होगा उसको। सेक्शन 5ZE जो बात करता है वो बात करता है लॉकर की, जो बैंक्स में लॉकर रहते हैं उनके, कि अगर लॉकर जिसने ले रखा है उसकी डेथ हो जाती है तो बैंकिंग कंपनी जो है वो एक्सेस दे देगी नॉमिनी को कि वो चाहे तो लॉकर के कंटेंट्स निकाल चाहे क्या निकाल नहीं पड़ेंगे उसको, ठीक है। ये ZE की बात है, ZA ZC ZE ऐसा ACE, ए से याद कर लीजिए आप, ACE। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। सेक्शन 5 जो है, पार्ट 5 जो है उसमें सेक्शन 56 पे आ गया, हमने शुरू में बताया था टोटल 56 सेक्शन है, तो ये लास्ट सेक्शन है। ये जो है ये अप्लाई होता है किस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के ऊपर। 1965 का अमेंडमेंट था, 2020 में फिर अमेंड हुआ था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 56 इन द BR एक्ट 1949, कब से, 1 मार्च 1966 से कोऑपरेटिव बैंक्स केम अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ RBI। तो इस अमेंडमेंट के बाद यानी जो कि 1966 में अप्लाई एनफोर्स हुआ 1 मार्च 1966 को, उसके बाद से सेक्शन 56 के अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक से BR एक्ट के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंसिंग रेगुलेशन वगैरह जो भी होगा वो सब तो RBI के साथ रहेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और RBI दोनों इस पर डुअल कंट्रोल रखेंगे। ये BR एक्ट में बताया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, BR एक्ट में बताया गया और RBI को पावर दी गई है, समझ लीजिए, ठीक है, कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन वगैरह, लेकिन जो कंट्रोल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर रहेगा। जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है,
उसको मतलब असेंट मिल गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, कब? 26 जून 2020 को, जिससे कि आरबीआई को और पावर दे दी गई, किससे रिलेटेड? कोऑपरेटिव बैंक्स को रिस्ट्रक्चर करने के संबंधी, और उसको ज़्यादा कंट्रोल मिल गया है कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स को बेहतर मैनेज कर सके, उसका रिवाइवल प्लान दे सके, ठीक है। ये सारी बातें, जिससे कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट सेव हो सके। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and let me know if you have any feedbacks. Thank you so much for your time.